हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं क्या क्या खबरें आज आपको याद करनी है, पढ़नी है। देखिए बच्चे, सबसे पहले आपकी एक स्टेट से न्यूज़ है। यह स्टेट है आपका एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने एक नई प्रकार की, या फिर कहिए हमारी कंट्री में पहली बार जो है इस तरीके का इनिशिएटिव शुरू किया गया है। क्या किया है मध्य प्रदेश सरकार ने? इन्होंने अपनी तरह की पहली पहल के तहत दतिया के सरकारी जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ड्यूटी रूम में एक पिंक अलार्म लगाया है। ठीक है, बेसिकली पिंक अलार्म किसके लिए है? नाम से अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा बच्चे, तो ये वुमेन सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए लगाया गया है। ठीक है, अलार्म दबाने पर सायरन बजेगा और 5 मिनट के भीतर सुरक्षाकर्मी मुसीबत में फंसे व्यक्ति के पास में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो एक पिंक अलार्म जो है आपका लगाया गया है। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि जो आपका हॉस्पिटल का पूरा हॉस्पिटल का जो कैंपस है वहाँ पे किसी प्रकार, वैसे तो सारे व्यक्तियों के लिए है, ठीक है, लेकिन मुख्य उद्देश्य बच्चे जब आप लोगों ने कोलकाता वाला केस सुना होगा, ठीक है, तो उसके बाद में जो है आपका ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक तरीके से पहला जो है ट्रायल के रूप में इसे एक हॉस्पिटल में लगाया गया है। और यह हॉस्पिटल आपका दतिया का सरकारी जिला अस्पताल है और मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, तो याद रखिएगा पिंक अलार्म किसका इनिशिएटिव है? एमपी गवर्नमेंट का है। अगला है आपका डिफेंस, इंडियन आर्मी के द्वारा एक सुरक्षा अभ्यास, नाम है इसका स्वावलंबन शक्ति अभ्यास। स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? ये है आपका बबीना फील्ड फायरिंग रेंज, झांसी, यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका ये किया गया है। उसके अलावा बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा कि भारतीय सेना की एक आपकी कोर है, इसका नाम आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा पहले भी, सुदर्शन चक्र कोर। ठीक है, सुदर्शन चक्र कोर जो है इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और बेसिकली ये जो पूरा का पूरा अभ्यास है, इसका उद्देश्य क्या है कि इंडियन आर्मी अपनी तैयारियों को, अपनी कैपेसिटी को जांच सके। ठीक है, और जितने भी नए टेक्नोलॉजी, जितनी भी नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई होगी, डिफेंस में इंट्रोड्यूस की गई होगी, उसे जो है आपका उसमें अपने जो जवान हैं उनको अभ्यास देने के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। स्वावलंबन शक्ति अभ्यास आपका कहाँ पे हुआ है? ये झांसी में हुआ है, यूपी में हुआ है। और किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है? ये आपका भारतीय सेना, भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के अंतर्गत सुदर्शन चक्र कोर, ठीक है, के झांसी के पास बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन कर रही है। उसके अलावा सुदर्शन चक्र कॉर्प्स की अगर हम बात करें तो बच्चे इनका जो हेड क्वार्टर है वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? भोपाल में। ठीक है, उसके अलावा बच्चे ये आपका एक स्ट्रैटेजी का पोर्शन, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है डिफेंस में कि जो इंडियन आर्मी के, देखिए जो आर्मी कमांड्स के 7 इंडियन आर्मी कमांड्स है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे ये, और इनका जो है आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। जैसे सबसे पहले आपका नदन कमांड है, इसका आपका उधमपुर जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद में आपका आर्मी ट्रेनिंग कमांड है, शिमला में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, सेंट्रल कमांड है, लखनऊ में हेडक्वार्टर है। वेस्टर्न कमांड का आपका चांदी मंदिर यानी कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, जयपुर जो है आपका ये सदर्न वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है। उसके अलावा सदर्न कमांड का जो है आपका पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है, और ईस्टर्न कमांड का जो है आपका कोलकाता में है। तो इस तरीके से इंडियन आर्मी की जो है आपकी 7 कमांड है और 7 कमांड की जो है हेडक्वार्टर आपको थोड़ा सा देखिए बच्चे, एक आपका सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन वाला है ना वो आपको पूछा जाता है, जैसे कि ये वाला जो आपका सदर्न कमांड है। सदर्न कमांड अधिकतर जो है हम लोग सोचेंगे कि साउथ, अगर सदर्न कमांड है तो इसका हेडक्वार्टर क्या तो तमिलनाडु में होगा, ठीक है, या तो आपका कर्नाटका में होगा, मतलब दक्षिण भारत के किसी राज्य में होगा। तो इसे आपको याद रखना है कि सदर्न कमांड जो है आपका पुणे में है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, बाकी तो एक बार के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग में आ जाएगा, जैसे कि आपका ईस्टर्न कमांड है, इसका आपका कोलकाता में है। ठीक है, सेंट्रल कमांड का बिल्कुल जो है आपका लखनऊ में ही है। ठीक है, यूपी की कैपिटल है। ठीक है, उसके अलावा ये आपका थोड़ा सा अलग है, आर्मी ट्रेनिंग कमांड। ठीक है, आर्मी ट्रेनिंग कमांड का हेडक्वार्टर जो है आपका शिमला में है। ठीक है, तो स्टैटिक के लिए आपको ये याद रखना है। और बाकी बच्चे करंट में याद रखिएगा कि एक्सरसाइज स्वावलंबन शक्ति कहाँ पर हुई थी और किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। अगला है आपका ये वैसे जब होगा हम तब भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इसकी डिक्लेरेशन हुई है तो याद कर लेते हैं। इस बार का 2025 का जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा ये आपका मनाया जाएगा उड़ीसा में भुवनेश्वर में मनाया जाएगा। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है कि ये जो है आपका जनवरी 2025 में सेलिब्रेट किया जाएगा और ये आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया जाएगा। उसके अलावा बच्चे ये याद रखना कि जो पिछले साल, क्योंकि जो प्रवासी दिवस भारतीय दिवस है ना ये आपका 2-2 साल में मनाया जाता है, तो पिछली बार
स्टार्ट जो आपका हुआ था वो इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था, और अब जो है 2025 में जो होने वाला है वो आपका उड़ीसा भुवनेश्वर में होने वाला है। उसके अलावा इसके स्टार्टिंग की अगर हम बात करें कि क्यों मनाया जाता है ये, तो प्रवासी भारतीय दिवस बच्चे आपका महात्मा गांधी जिस दिन दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे वो दिन कौन सा था, 9 जनवरी 1915 था, इसीलिए जो है इस दिन को आपका सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी के भारत लौटने की स्मृति को सेलिब्रेट किया जाता है, और 9 जनवरी जो है आपका भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी के उपलक्ष्य में जो है आपका पूरा एक कॉन्फ्रेंस होता है, सम्मेलन होता है, जो हर 2 साल में होता है, याद रखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो है आपका मनाया जाता है। ठीक है, तो उड़ीसा भुवनेश्वर में जो है आपका होगा 2025 में। अगला है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है हमारे देश में वुमेन्स के लिए आपका एक नेशनल कमीशन है, NCW यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इसकी हेड जो है, इसकी चेयरपर्सन है वो बदल गई हैं। ठीक है, तो जो नई व्यक्ति यहाँ पे अपॉइंट की गई हैं इनका नाम क्या है आपका, विजय किशोर रहाटकर। ठीक है, मिस विजय किशोर रहाटकर को यहाँ पे आपका अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब NCW के बारे में स्टैटिक चीज़ें भी पूछी जाती हैं, तो क्या क्या पूछा जाता है इसके बारे में, सबसे पहले तो याद रखना, राष्ट्रीय महिला आयोग भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, उन्हें बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, 1990 में आपका एक्ट आया था, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी, जो पहला कमीशन बना था आपका 31 जनवरी 1992 को गठित किया गया था, जिसके अध्यक्ष सुश्री जयंती पटनायक थी। ठीक है, तो ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है बच्चे। अधिकतर हम लोग ये देखते हैं कि जिस साल अधिनियम आया हो उसी साल जो है आपका, या फिर उससे अगले साल वो संगठन बना दिया जाता है, उसे एस्टेब्लिश कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन NCW के साथ में थोड़ी कहानी आपकी अलग है। 1990 में आपका अधिनियम आया था, 1990 में अधिनियम आया था, और 1992 में जाकर के जो है पहला NCW गठित किया गया, और इसके पहली हेड के रूप में किसे चुना गया था, सुश्री जयंती पटनायक को चुना गया था। इतना आपको याद रखना है। उसके अलावा बच्चे NCW में कितने कितने मेंबर होते हैं, तो इसमें आपका एक अध्यक्ष होता है, और एक अध्यक्ष के अलावा जो है आपका 5 सदस्य होते हैं, और एक सदस्य जो है आपका सेक्रेटरी होता है यानी कि सचिव होता है। और सबका जो टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है, वो कितना होता है, 3 साल का होता है। तो इतना जो है आपको स्टैटिक भी याद रखना है NCW के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। ठीक है, याद रखिएगा बच्चे। ठीक है, याद रखिएगा, इसका ये पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और करंट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला भी आपका स्टेट है, ये असम है। असम से रिलेटेड ना, असम के जो लोग हैं, वहाँ के जो सिटीजनशिप है लोगों की, उसको लेकर के बच्चे अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक निर्णय लिया है। ठीक है, और उस निर्णय के कारण एक धारा बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है, उसी के बारे में आपको समझाती हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। इसका हमें हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, करंट भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखिए, एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। इसे हटाए जाने के लिए आपका केस हुआ था, जिस केस में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो 6A है, धारा 6A है, ये आपका जारी रहेगी। ठीक है, अब प्रश्न ये बनता है कि 6A धारा के अंतर्गत ऐसा क्या है कि इसे हटाए जाने की बात की जा रही थी। ठीक है, तो 6A में बच्चे क्या है आपका, देखिए, नागरिकता अधिनियम की धारा 6 से बांग्लादेश से आने वाले उन सभी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करती है जो 1 जनवरी 1966 को या फिर उसके बाद, लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले असम आए थे और तब से असम के निवासी हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा कि जो बांग्लादेश के लोग हैं, अगर वो असम में हैं 1971 से पहले, ठीक है, अगर वो बांग्लादेश से भारत में आए हैं यानी कि असम में आए हैं, तो उन्हें असम का नागरिक माना जाएगा, यानी कि उन्हें भारतीय नागरिक माना जाएगा। ये धारा कहती है, धारा 6 है। ठीक है, और ये धारा 6 है कौन से वाले एक्ट में बचे, ये आपका नागरिकता अधिनियम। ठीक है, तो नागरिकता अधिनियम के धारा 6A को जो है आपका खारिज करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में केस था, जिसकी सुनवाई करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, ये जो है आपका वैधानिक रहेगा, यानी कि धारा में जो चीजें लिखी गई हैं वो अभी भी जो है आपके लीगल है और कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपका चर्चाओं में बचे, धारा 6 से याद रखिएगा। ये किस चीज से रिलेटेड है आपको पूछा जा सकता है। जब किस चीज से रिलेटेड पूछा जाएगा तो उसके आंसर में बहुत सारी चीजें दी जाएंगी, जैसे कि आपको पूछा जा सकता है कि असम से रिलेटेड है, असम के नागरिकों से रिलेटेड है, या फिर आपका नागरिकता अधिनियम से रिलेटेड है। ठीक है, या फिर बांग्लादेश
से आए हुए जो प्रवासी हैं उनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार से जो है ऑप्शन बन सकते हैं, बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि धारा 6 से जो है आपका एक धारा है, कौन से वाले एक्ट की, ये एक्ट है आपका नागरिकता अधिनियम, इसकी एक धारा है 6 से, और ये किसको इलीगल बनाती है, जो बांग्लादेश से लोग आए हैं 1971 से पहले, ठीक है, जो असम में रह रहे हैं उनको भारत का नागरिक बनाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इसके बारे में। अब बच्चे इसका थोड़ा सा हिस्ट्री में आपको बताऊंगी, वैसे इसकी हिस्ट्री जो है बहुत लंबी है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बच्चे धारा 6 को 1985 में नागरिकता अधिनियम और 1955 में शामिल किया गया था, और असम समझौते पे हस्ताक्षर के बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 के हिस्से के रूप में अधिनियमित किया गया था, ठीक है। अब देखिए हमारे देश में बच्चे जो नागरिकता के लिए अधिनियम है ना, यानी कि नागरिकता के लिए जो कानून बनाया गया था सबसे पहले वो 1955 में बनाया गया था, 1955 में बनाया गया था, ठीक है। और इसमें 1955 वाले एक्ट में 1985 में, जब 1985 में आपका संशोधन किया गया इस अधिनियम में, तब जो है उसमें आपकी धारा 6 से जोड़ी गई थी, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक शब्द आया है असम एकॉर्ड, ये देखिए असम एकॉर्ड यानी कि असम समझौता। असम समझौता क्या था, जो 1985 में हुआ था। बेसिकली असम समझौता बच्चे आपका केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, असम की सरकार, असम राज्य सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच में एक त्रिपक्षीय समझौता था। इसका उद्देश्य बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों की आमद को रोकना था, ठीक है। तो ये असम एकॉर्ड जो है आपका किस किस के बीच में हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, असम के गवर्नमेंट के बीच में, और जो असम के जो आंदोलनकारी थे उनके बीच में हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली बच्चे जो असम के मूल निवासी है ना, वही इस चीज़ का आंदोलन करते हैं कि जो बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं उसके कारण उनका जो कल्चर है वो डाइल्यूट हो रहा है ना। वहाँ पे जो है अगर दूसरे देशों से लोग आएंगे, ऑब्वियसली बात है कि उनका जो कल्चर है, उनका जो धर्म है, उनकी बोली भाषा रहन सहन सब कुछ डिफरेंट होता है, ठीक है। और जिसके कारण जब वो असम में आते हैं तो असम का जो कल्चर है, अपना जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं आपका डाइल्यूट होता है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, जिसके कारण असम के जो मूल निवासी हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते। उनका कहना है कि इन लोगों को जो है डिटेन करके जो है यहाँ से बाहर भेजा जाए, ठीक है। तो ये जो है बच्चे आपका पूरा का पूरा सिनारियो है, असम से रिलेटेड आपकी न्यूज़ है, असम समझौता याद रखिएगा। उसके अलावा जो धारा 6A है इसे अभी इलीगल किया गया है, मतलब कि ये बरकरार रखा जाएगा, किसी को भी वापस नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। जिनको नागरिकता मिल चुकी है 1971 से पहले के जो लोग हैं उनको जो है असम का ही नागरिक माना जाएगा, भारत का ही नागरिक माना जाएगा, ठीक है। ये हुआ है। अगली न्यूज़ बच्चे ऑबिचरी से रिलेटेड है। एक पर्सनैलिटी का नाम आपको याद रखना है, संस्कृत विद्वान वसंत अनंत गडगिल, ठीक है। वसंत अनंत गडगिल, इनका क्षेत्र पूछा जाएगा। बहुत फेमस स्कॉलर थे, संस्कृत में विद्वान थे, ठीक है। इनका पुणे में निधन हुआ है बच्चे, ठीक है। अब इनके कुछ काम मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। देखिए सबसे पहले पुणे में शारदा ज्ञान पीठम, पुणे यानी कि महाराष्ट्र में शारदा ज्ञान पीठम की स्थापना की थी, और संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका और अफ्रीका जैसे स्थानों पर इन्होंने पैदल यात्रा की थी, ठीक है। तो हमारी जो सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत, ठीक है, उस संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, ठीक है। संस्कृत को पूरे ग्लोबली इसका प्रचार प्रसार करने के लिए जो है इन्हें जाना जाता है, और इन्होंने भारत में भी एक शारदा ज्ञान पीठम की स्थापना कर रखी है पुणे महाराष्ट्र में, जो कि संस्कृत भाषा को प्रमोट करने के लिए काम करती है, ठीक है। इतना आपको याद रखना। बाकी बच्चे इनके पुरस्कार देखते हैं, इन्हें भारत सरकार ने कब कब क्या क्या पुरस्कार दिया है। कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा संस्कृत के प्रचार प्रसार, अनुसंधान और विकास के लिए महाकवि कालिदास संस्कृत वृत्ति राष्ट्रीय पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो पूरा मतलब इनका जो नाम है वसंत अनंत गडगिल, इसके साथ में अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो एक शब्द याद रखिएगा, संस्कृत, ठीक है। पूरा लाइफ बच्चे इन्होंने इसी भाषा के लिए काम किया है, ठीक है। और अंत में अगर इनसे रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा भी जा सकता है तो वो आपको याद रखना है कि संस्कृत के बहुत फेमस विद्वान थे, इनका नाम है वसंत अनंत गडगिल। अगला है आपका स्टेट कर्नाटका। कर्नाटका ने एक नया AI टूल लॉन्च किया है, किसके लिए, टीचर्स के लिए। कर्नाटका ने शिक्षकों के लिए AI टूल, इसका नाम है शिक्षा को पायलट, ठीक है। शिक्षा को पायलट ये टूल लॉन्च किया है। बेसिकली जो आपका शिक्षा को पायलट है ये क्या क्या काम करेगा, कैसे मदद करेगा, एक AI संचालित डिजिटल सहायक जिसका उद्देश्य सीखने के परिणामों में सुधार करने के लिए शिक्षकों को व्यापक और व्यक्तिगत शिक्षण संसाधन बनाने के लिए सशक्त बनाना है, ठीक है। तो बेसिकली बच्चे AI जो है ना
टीचर्स की जो टीचर का जो काम है पढ़ाना, ठीक है, टीचर का जो टीचिंग है, और दूसरा बच्चों का जो लर्निंग है उसको कैसे और बेहतर किया जा सकता है, ठीक है, टीचर खुद भी सशक्त हो और बच्चों की जो लर्निंग है उसको भी जो है आपका बढ़ाए। इस चीज़ के लिए जो है एआई का इस्तेमाल किया जाएगा और उसी में जो है आपका एक टूल बनाया गया है। इस टूल का नाम याद रखिएगा, शिक्षा को-पायलट जो है इस टूल का नाम है। और ये जो है कर्नाटक की गवर्नमेंट ने अपने जो सरकारी टीचर्स हैं ना उनके लिए जो है आपका ये लॉन्च किया है, ठीक है, इतना याद रखना। अब बच्चे क्या है ना, ये जो शिक्षा को पायलट आप लोग देख रहे हैं ना, ये माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया के प्रोजेक्ट वेलम का हिस्सा है, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट वेलम क्या है, ये विशेष जनरेटिव एआई को पायलट विकसित करने के लिए एक मंच है जो शिक्षकों से लेकर के किसानों और छोटे व्यवसाय मालिकों तक सभी के लिए सुलभ है, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट वेलम बचे थोड़ा सा याद रखिएगा, क्या है ना कि इंडियन गवर्नमेंट जो है एआई को भारत में लाने के लिए बहुत सारी संस्थाओं के साथ में अभी टाई अप कर रही है। उसमें से एक आपका माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट को जो है आपका ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, उसके साथ में एक एमओयू है इंडियन गवर्नमेंट का कि उसे जो है इस तरीके की एआई टूल अगर डेवलप करने के लिए कहीं पर ज़रूरत पड़ रही है तो उसे डेवलप करना है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट वेलम याद रखिएगा कि भारत में चाहे आपका टीचर है, चाहे आपका किसान है या फिर एंटरप्रेन्योर है, किसी प्रकार का कोई भी फील्ड है, अगर वहाँ पे किसी चीज़ का समाधान अगर एआई है, ठीक है, अगर एआई टूल से किसी चीज़ को और बेहतर बनाया जा सकता है तो टूल बनाएगा आपका प्रोजेक्ट वेलम। और प्रोजेक्ट वेलम किसके द्वारा चलाया जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है आपका इंडिया में चलाया जा रहा है, इतना आपको याद रखना है, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। चलिए अब छोटी छोटी खबरें पढ़ते हैं। अभी हमने माइक्रोसॉफ्ट के साथ में भारत सरकार के एक एग्रीमेंट की बात की, अभी जो है सरकार ने एक और एग्रीमेंट किया है मेटा के साथ में, ठीक है। मेटा सरकार और मेटा ने ऑनलाइन घोटालों से निपटने के लिए घोटालों से बचाओ अभियान शुरू किया है, स्कैम से बचाओ, ठीक है, बचो सॉरी, ठीक है। ये स्कीम जो है ये नया इनिशिएटिव इन्होंने ऑनलाइन कैंपेन इन्होंने शुरू किया है और ये किस चीज़ को लेकर के है, कॉम्बेट ऑनलाइन स्कैम्स, ठीक है। तो ऑनलाइन स्कैम आप लोग देख रहे हैं मुझे कितनी नई नई चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अभी हमने बैंक स्पूपिंग पढ़ा था, उससे पहले आप लोगों ने एक शब्द आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है डिजिटल अरेस्ट ना, अगर आप लोगों ने नहीं सुना है इसके बारे में थोड़ा सा सर्च करके देखिएगा। डिजिटल अरेस्टिंग है, ठीक है। आपके डिजिटल मतलब हर तरीके के जो क्राइम्स अभी फिजिकली जो है हमारे साथ में हो रहे थे ना, वो चीज़ें जो है अब आपके डिजिटली भी होने लगी हैं, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा जो है आपका इनसिक्योरिटीज़, इतने सारे क्राइम जो है आपके बढ़ रहे हैं, तो उसको कैसे निपटना है, उसके प्रति लोगों को कैसे अवेयर करना है, इसके लिए भारत सरकार ने मेटा के साथ में जो है मिल करके एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है, स्कैम से बचो, याद रखिएगा, ठीक है, मेटा के साथ में। चलिए अब भारत के टोटल निर्यात की रिपोर्ट आई है 2025 के वित्तीय वर्ष 2025 की पहली छमाही में भारत का जो कुल निर्यात है इसमें माल और सेवाएं शामिल है। ये साल दर साल लगभग 4.86% की वृद्धि देखी गई है इसमें, ठीक है। अभी पहली छमाही की जो है आपकी 6 मंथ को कहते हैं छमाही, ठीक है। तो पहला 6 मंथ का जो रिपोर्ट कार्ड है इंडिया का वो जो है आपका प्रेजेंट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें बताया गया है कि 2025 का जो पहला छमाही है वो निर्यात की दृष्टि से भारत के लिए अच्छा रहा। भारत ने यहाँ पे ग्रोथ दर्ज की है और कितनी है 4.86%, ठीक है। इसमें आपका बेचने में बचे आपका सर्विसेज भी बेची जाती हैं, आपके सामान भी बेचे जाते हैं, तो दोनों ही चीज़ों को जो है इंक्लूड करके आपका ये परसेंटेज है, ठीक है। वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में कुल आयात में 6.89% की वृद्धि हुई है, ठीक है। अब ये दोनों ही चीज़ें बच्चे अलग अलग है, ये आपका आयात है, हमने खरीदना भी ज़्यादा किया है और हमने बेचना भी ज़्यादा किया है, ठीक है। तो 2025 में मतलब अगर आप लोग ट्रेड का वो देखेंगे क्या कहते हैं इसे, थोड़ा सा सिनारियो देखेंगे किस तरीके की ट्रेडिंग हो रही, तो हम खरीद भी रहे हैं बेच भी रहे हैं, ठीक है। 2025 का जो पहला 6 मंथ है उसमें जो है आपका ये बताया गया है, ठीक है। तो 4.86% जो है आपका ये निर्यात में वृद्धि हुई है और आयात में जो है 6.89% की वृद्धि हुई है, ठीक है। दोनों ही चीज़ें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही बढ़ी हैं। अगला है टाटा समूह और सिंगापुर एयरलाइंस, इन दोनों का एक कोलैबोरेशन है। आप लोगों ने एक एयरलाइन का नाम बहुत बार सुना होगा, ये है आपका विस्तारा, ठीक है। विस्तारा जो है आपका टाटा ग्रुप और दूसरा जो है आपका सिंगापुर एयरलाइंस, इन दोनों का जो है आपका कोलैबोरेशन है, ठीक है। और इसका नाम विस्तारा है। अब विस्तारा जो है ना बच्चे, ये एयर इंडिया के साथ में विलय होने जा रहा है। ये न्यूज़ मैंने आपको बहुत पहले पढ़ा दी थी, एयर इंडिया के साथ में विस्तारा जो है आपका मर्ज करने वाला है, ठीक है। तो बच्चे टाटा के द्वारा अपनी एयरलाइंस व्यवसाय को समेकित करने के लिए अब जो विस्तारा है ना, ये नए कोड के तहत जो है आपका काम करेगा और ये होगा आपका AI2, ठीक है।
AI2 के तहत जो है आपका ये काम करेगा। तो याद रखना, विस्तारा जो है आपका एयर इंडिया के साथ में मर्ज होने जा रहा है, नवंबर 2024 में आपका कंप्लीट हो जाएगा मर्जर। ठीक है, अच्छा अगला आपका एक स्टेट है, छोटी सी न्यूज़ है यहाँ से उत्तराखंड से। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड राज्य भर में 416 मदरसों में संस्कृत को अनिवार्य विषय बनाने की योजना बना रहा है। पाठ्यक्रम को और समृद्ध बनाने के लिए कंप्यूटर अध्ययन को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रश्न आपका बनेगा कि कौन सा स्टेट ऐसा है जिसने कि अपने यहाँ पे जितने मदरसे हैं उन मदरसों में संस्कृत भाषा को पढ़ाना अनिवार्य करने के लिए मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो ये है आपका उत्तराखंड सरकार। ठीक है, याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य ने आपका काम किया है मदरसों में, और जो उत्तराखंड का मदरसा बोर्ड है उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि जितने भी यहाँ पे मदरसे हैं वहाँ पे एक मैंडेटरी सब्जेक्ट के रूप में जो है संस्कृत पढ़ाया जाएगा। अभी यहाँ पे जो है मैंडेटरी सब्जेक्ट के रूप में अरेबिक पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना कि ये यूके गवर्नमेंट उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये आपका डिसीजन लिया गया है, इस चीज़ को इन्होंने मंजूरी दी है। चलिए बच्चे, अब आपकी आज की छोटी बड़ी खबरें सारी की सारी समाप्त हुई। आज जो है स्टैटिक में बहुत ज़्यादा नहीं रहा पढ़ने के लिए। देखिए जितना पढ़ाया गया है, जितना बताया गया है, आई होप आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में उसका यूटिलाइज करना सीख गए होंगे अभी तक, है ना। बहुत सारे एग्जाम आप लोगों ने दे लिए हैं, बहुत सारे नए बच्चे भी हैं, लेकिन जो पुराने बच्चे हैं आप सभी के सामने बच्चे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, बिल्कुल भी चूकिएगा मत इससे, और जो भी चीज़ें आपको चाहिए करंट अफेयर्स के लिए बेफिक्र रहिएगा। अभी हमारे पास में 1 महीने है, पिछला जितना भी 1.5 साल का करंट अफेयर है वो मैं आपको बिल्कुल फ्री में यूट्यूब में रिवाइज करवा दूंगी। ठीक है, उसके लिए बेफिक्र रहिए, लेकिन बाकी चीज़ में अपना एफर्ट डालिए बच्चे। ठीक है, बाकी चीज़ में जहाँ से आपको चीज़ें लानी पड़ रही है, चीज़ें इकट्ठा करनी पड़ रही हैं, चीज़ों को रिवाइज करना पड़ रहा है, कंप्लीट करना पड़ रहा है, सब कुछ करिए इस समय। ठीक है, यही समय है, फिर ये समय बार बार नहीं आता है। ठीक है, अब ये मत सोच करके बैठिएगा 2025 में दोबारा से वैकेंसीज आएंगे, 2025 में दोबारा से वैकेंसीज आएंगे, दोबारा से नए बच्चे आएंगे, कंपटीशन इंक्रीज होगा। ठीक है, और आप लोगों को थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तैयारी करते करते जो हम लोग थक जाते हैं कि अब नहीं पढ़ना है, अब नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो उस चीज़ से बचने के लिए अभी आपके पास में यंग माइंड है, ताज़ा दिमाग है, अभी अभी तैयारी शुरू की है। ठीक है, तो अच्छे से अपना पूरा का पूरा 100% दे दीजिए, सब चीज़ों को जो है अभी त्याग दीजिए। बाकी सारी की सारी चीज़ें आपके लाइफ में सेकेंडरी होनी चाहिए, है ना। इस समय जो है सिर्फ आप और आपका फ्यूचर आपके लिए प्रेफरेंस पे होना चाहिए, सबसे आगे वो है, बाकी सारी चीज़ें आपके सेकेंडरी है। ठीक है, चलिए फिर ध्यान से मेहनत से लगे रहिए, और कोई भी आपको आवश्यकता होती है किसी भी चीज़ की, ठीक है, वैसे बच्चे मैकेडिजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ पे जाकर के बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ आरआरबी एएलपी आरआरबी जेईई के लिए बनाई गई हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं, प्रैक्टिस बैच हैं। ठीक है, तो हर प्रकार की चीज़ें आपके लिए उपलब्ध करवाई गई है। उसके अलावा भी अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, नीड आपको किसी चीज़ की है, तो आप लोग हमें बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट में पढ़ती रहती हूँ, तो मुझे बताइएगा क्या चीज़ जो है अभी आपको नीड, किस चीज़ की नीड है आप लोगों को। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।